बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया मटन करी। सावन की मूसलाधार बारिश की वजह से गरीबों की बस्तियों में पानी भर चुका था। बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगी थी और नंदिनी अकेले ही हाथ में झोला थामे सब्जी मंडी पहुंची। हे भगवान, हद है बारिश की। कीचड़ से तो पैर पहले ही गंदे हो चुके हैं, ऊपर से आज हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। कल तक जो लौकी 20 रुपए किलो मिल रही थी, आज वही 80 रुपए किलो मांग रहा है। अरे ओ बहुरिया, ज्यादा बकबक मत करो, यहाँ सब्जी लेनी है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे भैया, ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हो? तुम लोगों ने तो रोज रोज की लूट मचा रखी है। अब पेट भरने के लिए इंसान क्या सच में घास फूस खाए? तो मत खाओ घास, जाओ जाकर जहर खा लो। लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। भगवान कसम, क्या अकड़ है इसकी। लाओ, आधा किलो आलू तोल दो। लाओ 20 रुपए दो और पकड़ो अपने आलू। नंदिनी आधा किलो आलू लेकर आगे बढ़ती है, तभी उसे जग्गू का ठेला दिखाई देता है। अरे वो जग्गू का ठेला लगा है। भीड़ देखो कैसे टूट पड़ी है वहाँ। खुशबू ऐसी आ रही है कि दूर से ही जान खींच ले। काश कभी हमारे घर में भी ऐसा दिन आए कि हम अपने बच्चों को भरपेट मटन करी खिला सके। नंदिनी आगे बढ़ती है, तभी रास्ते में उसे दो पड़ोसने सुनीता और रेखा मिल जाती हैं। अरे नंदनी बहन, तू भी इस कीचड़ में सब्जी लेने आई है क्या? आज तो बाजार में कसम से आग लगी पड़ी है। हाँ बहन, मजबूरी है। आंधी हो, बारिश हो या तूफान, हमें तो घर से निकलना ही पड़ेगा। अरे बहन पूछ मत, सब्जी के दाम सुनकर तो चक्कर आ रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि क्या ही कहें। बात तो तेरी सुहाने सही है बहन, पर क्या किया जाए, पेट की आग बुझाने के लिए ही करना पड़ता है। बात तो तू ठीक कह रही है यार, भले ही बाकी चीजें छोड़ दो, पर बच्चों की फरमाइशी थोड़ी ना टाली जा सकती है। चल वो तो है ही। अच्छा ये बता, तू क्या क्या ले रही है फिर? अरे हम तो ये मटन वटन लेंगे भाई। बच्चों को आज मटन करी और नान खिलाएंगे पेट भर कर। चल नंदनी, तू भी हमारे साथ चल यार। सच में चलूं क्या? चल फिर देखते हैं। दोनों नंदिनी के साथ आगे बढ़ती हैं और मटन की दुकान पर पहुंचती हैं। वहां दुकानदार मटन पैक कर रहा होता है। नंदिनी डरते डरते दुकानदार से भाव पूछती है। भैया वो मटन क्या भाव दिया? 400 रुपए किलो है मटन। काश कभी हमारे नसीब में भी ऐसा दिन आए कि मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही मटन खरीद सकूं। अरे नंदनी, ले ले फिर थोड़ा बहुत। अरे यार सुनीता, क्या बताऊं, अगर 250 ग्राम लूंगी भी तो भी 100 रुपए का पड़ेगा। पर सच बताऊं, इतने से 250 ग्राम मटन से तो ढंग से छौंक भी नहीं लगेगा। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, तो तू ज्यादा ले लेना। नहीं नहीं यार, मैं नहीं ले रही, छोड़ना। वैसे भी मेरे बच्चों को मटन वटन ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद, तो वैसे भी जेब की ताकत से होता है। जब जेब में मटन खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे तो कोई चीज पसंद कैसे आएगी? बात तो कड़वी है पर सौने सच। जेब खाली हो तो पसंद भी मुंह फेर लेती है। नंदिनी मन मारकर दोनों सहेलियों से विदा लेती है और घर लौट आती है। घर लौटने के बाद नंदिनी चुपचाप चूल्हा जलाकर जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगती है। भाभी भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है, जल्दी बताओ ना। और क्या बनाऊंगी भैया, आज लौकी की सब्जी बनाई है और साथ में ही गर्मा गर्म रोटियां सेकी है। अरे यार भाभी, रोज रोज लौकी और सूखी रोटी, कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो ना। कभी बिरयानी बना लिया करो, कभी मटन करी, कभी नान या पनीर। ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाया करो ना खाने में। हाँ, तुम्हारे भैया जिस दिन बहुत अच्छे पैसे कमा कर लाएंगे ना, उस दिन मैं कसम से तेरे लिए जरूर मटन करी और नान बनाऊंगी। सच कहूँ तो आज मेरा खुद का भी मन कर रहा था खाने का, पर क्या करे, मजबूरी है। नंदिनी की बात सुनकर पास ही बैठे सास ओजस्विनी जी और ससुर जी भी लंबी आह भर लेते हैं। अरे माँ भाभी, सच कह रही हो, मटन करी का नाम मत लो। मटन करी तो मुझे भी जान से ज्यादा पसंद है। काश बस खाने के लिए नसीब हो जाए, पर क्या करें, बाजार में इतनी आग लगी है और मटन मिलता ही इतना महंगा है। हाँ देवर जी, बाहर वो जो जग्गू का ठेला लगता है ना, वो एक प्लेट मटन करी और 2 नान के पूरे 400 रुपए लेता है। क्या 400 रुपए की एक प्लेट? अरे बाप रे, यहाँ बाजार में 1 किलो मटन 405 रुपए का आता है और वो सुअर एक प्लेट का 400 वसूल रहा है। सोचो, अगर वही मटन घर पर लाकर खुद बनाए तो पूरे परिवार के लिए कितना सारा मटन बन जाएगा। अरे चुप हो जाओ तुम सब, ख्याली पुलाव पकाना जानते हो बस। चलो चुपचाप जो मिल रहा है खाओ। और ये अभी तक राहुल घर क्यों नहीं आया? इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर। अरे माँ जी, आप भी ना फालतू की फिक्र मत करो, अभी आ जाएंगे ये। बस रास्ते में कीचड़ बहुत ज्यादा होगा ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ राहुल अंदर कदम रखता है। अरे भगवान, देखो तो जरा कैसे पानी में नहाते हुए भीगते हुए आए हो।
नंदिनी तुरंत आगे बढ़ती है और जल्दी से तौलिया लाकर राहुल के हाथ पैर और सिर का पानी पोंछने लगती है। हटाओ यार नंदिनी, क्या पोंछ रही हो? शरीर तो पहले ही बारिश के पानी में गीला हो चुका है। अरे मेरे लाल राहुल, क्यों खिसिया रहा है ये बता। आज क्या हुआ बाजार में? क्या दिहाड़ी मिली है आज तुझे? क्या बताऊं माँ, अब तो और कम दिहाड़ी मिलने की नौबत आ गई है। पूरे गोदाम में कमर तक पानी भर गया है, सारा माल डूब गया है। मालिक ने गुस्से में आकर आज हम सबकी मजदूरी की आधी दिहाड़ी काट ली। अरे मैं सुबह से यही सोच रही थी कि आज इनकी अच्छी कमाई होगी, पर आज तो कमाई और आधी हो गई। अरे चुप रहे नंदिनी, जो नसीब है चुपचाप वही खा ले जाके। नंदिनी चुपचाप खाना लगाती है, सभी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह बारिश थमने के बाद नंदिनी काम करने कोठी में पहुंचती है। तभी अरे नंदने, जरा अपनी घड़ी में टाइम देखा है तूने? इतनी देर लगा दी तूने आने में। अरे मालकिन, हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। सच कहूँ तो आज बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ बहुत ज्यादा था, इसलिए आने में थोड़ा वक्त लग गया। बकवास बंद कर अपनी, तेरे रोज रोज के नए नए बहाने होते हैं। चुपचाप अपना काम खत्म कर और दफा हो जाए यहाँ से। ध्यान रखियो, अगर काम में जरा भी कोताही बरती या लेट हुई तो आज के पैसे काट लूंगी। बात समझ में आई? भगवान कसम, ये अमीर जरा सी इंसानों की मजबूरी नहीं समझते। क्या करूं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। पेट पालना है, इनकी हर जलील बात चुपचाप सुननी पड़ रही है। नंदिनी फौरन झाड़ू पोछा खत्म करके भागती है और अपनी दूसरी मालकिन के यहाँ पहुंचती है। वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद वो तुरंत अपनी दूसरी मालकिन के घर भागती है, जहाँ उसे दोपहर का खाना और रोटियां भी बनानी होती हैं। हे भगवान नंदिनी, तू कितनी देर से आई है आज? होश है थोड़ा बहुत है या नहीं? आज मुझे घर में बहुत ही स्पेशल खाना बनवाना था। स्पेशल खाना बनवाना था मालकिन, पर क्या बात है अचानक? और तुझे पता नहीं है क्या, आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। अरे मालकिन, आप मुझे बस जल्दी से बता दो क्या क्या बनाना है, मैं फुर्ती दिखाकर सब कुछ जल्दी जल्दी बना दूंगी। चल ठीक है, 5 किलो मटन रखा हुआ है, पनीर रखा है, बासमती चावल और गोश्त भी रखा हुआ है। तुझे ये सारी चीजें तैयार करनी है। देख, मटन करी एकदम बढ़िया और शानदार बननी चाहिए। चल अब फौरन काम पर लग जा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आजकल? कान में बस मटन 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 करी ही गूंज रहा है। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है कि दूसरों के लिए बड़े बड़े पकवान बना रहे हैं, पर खुद नसीब में ही नहीं है। नंदिनी जल्दी जल्दी मटन करी, बिरयानी और आटा मैदा गूंथते संवारते हुए अंदर ही अंदर सुबकने लगती है। काश, हे भगवान, काश मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा बढ़िया मटन करी अपने घर पर बना पाती। नंदिनी चूल्हे के पास खड़ी खड़ी बस यही सब सोचकर बड़बड़ा रही होती है। तभी मालकिन अचानक पीछे से किचन में आ धमकती है। क्या बड़बड़ाई जा रही है अपने आप से खड़े खड़े? जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना आज की तनख्वाह काट लूंगी तेरी। हाँ हाँ मालकिन, बस बस अभी बस तैयार कर देती हूँ। नंदिनी जल्दी जल्दी सारा मटन करी, बिरयानी और नान बनाकर रखती है, लेकिन घर लौटने से पहले वो मटन करी के बड़े पतीले का ढक्कन थोड़ा सा खोलकर उसकी सौंधी सौंधी खुशबू सूंघने लगती है। आह, क्या महक है, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत यही हो। काश एक टुकड़ा मुंह में रख पाती। ओए, क्या कर रही है वहाँ ढक्कन खोलकर? खाने में मुंह मारने की सोच रही थी क्या? छोटा बूटा करने का इरादा है क्या तेरा? नहीं मालकिन, भगवान कसम, मैं तो बस। चुप कर एकदम, बकवास बंद कर अपनी। जी मालकिन, गलती हो गई है मुझसे, अब मैं जा रही हूँ। नंदिनी अपमान का घूंट पीकर तुरंत वहां से निकलती है और अपने घर पहुंचती है। माँ जी, ये विक्की भैया कहाँ चले गए? 10 रुपए की दही ले आते, कम से कम रायता ही बना लेते आज। अरे बहू, मुझे क्या पता कहाँ गया है वो लड़का। और कहाँ जाएगा, पक्का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में कहीं निकल गया होगा। घर वाले विकी की चिंता कर रहे होते हैं और वो शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में रिया के साथ एक कोने की टेबल पर बैठा होता है। अरे रिया, कमाल है, तुम्हारे खुद के पापा इतने बड़े 7 स्टार होटल के मालिक हैं और तुम मुझे लेकर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई हो। चुप रहो विक्की, जरा दिमाग से काम करो। अगर मैं तुम्हें लेकर अपने पापा के होटल में चली गई ना, तो पापा सीधे लात मारकर बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ देंगे। अरे लेकिन तुम हर बात पर इतना डरोगी तो फिर सोचो हमारी शादी कैसे होगी? कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम लोग? अरे विक्की, उस बात की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, वो सब मैं अपने आप देख लूंगी। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर लेने आता है। भैया, हमारे लिए 1 प्लेट स्पेशल मटन करी और नान लगा देना। वेटर ऑर्डर लिखकर चला जाता है। जैसे ही टेबल पर मटन करी की प्लेट सर्व होकर आती है, रिया मटन करी खाने लगती है। अरे विक्की, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम तो फोन पर हमेशा कहते थे कि तुम्हें मटन करी जान से भी ज्यादा पसंद है, फिर आज क्यों नहीं खा रहे हो? मेरे परिवार वाले एक एक सूखी रोटी के लिए तरस रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर मटन करी खाऊं? अरे नहीं नहीं यार, सच बताऊं तो आज मेरा मटन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कुछ और मंगा लो हमारे लिए। अच्छा,
अगर मटन खाने का मन नहीं है तो ठीक है भैया, ये मटन हटाओ, हमारे लिए एक लार्ज पिज्जा ले आओ। वेटर मटन की प्लेट वापस ले जाता है और दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद विकी अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। रास्ते में उसे जग्गू का ठेला दिखाई देता है। यार खुशबू तो बड़ी शानदार आ रही है, चल एक बार भाव ही पूछ लेता हूँ। विकी आगे बढ़कर जग्गू से पूछता है, अरे भैया मटन क्या भाव लगाया? 400 रुपए किलो है भाई। हे भगवान, 400 रुपए किलो? अरे भाई कुछ ज्यादा महंगा है यार, लेना है तो ले वरना आगे बढ़। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पूरे परिवार को एक बार मटन करी जरूर खिलाऊंगा ताकि सब खुश हो जाएं। विकी घर पहुंचकर चुपचाप कोने में खड़ा होकर अपना पर्स और जेब टटोलने लगता है। तभी नंदिनी की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे विक्की, तू कोने में खड़े होकर क्या जेब टटोले जा रहा है? क्या ढूंढ रहा है पर्स में? अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही देख रहा था। अच्छा ये बताना, तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं क्या इस वक्त? पैसे? मेरे पास क्या होगा, चल फिर भी देखती हूँ। नंदिनी अपने कपड़ों की तह से निकालकर 10-20 रुपए विकी के हाथ पर रख देती है। लो देवर जी, पूरे पर्स में यही बस 10-20 रुपए पड़े हैं। विकी अपने सारे खुले पैसे और जेब के सिक्के निकालकर गिनता है तो कुल मिलाकर उसके पास 200 से 250 रुपए के करीब जुड़ते हैं। सिर्फ 250 रुपए हैं, इतने पैसों में मटन करी तो नहीं आएगी, पर फिर भी एक बार जग्गू से मिन्नत करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। विकी दौड़कर वापस जग्गू के ठेले पर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए पूछता है, अरे जग्गू भाई सुनो, मेरे पास अभी कुल 250 रुपए ही हैं, इतने में ही थोड़ा सा मटन करी दे देगा क्या भाई? प्लीज दे दो। क्या बकवास कर रहा है, 250 रुपए में मटन मांगने चला आया? नहीं, एक प्लेट मटन करी जितने की है उतने में ही दूंगा। जग्गू दुत्कार कर विकी को वहां से भगा देता है और विकी मायूस होकर खाली हाथ घर की तरफ लौट पड़ता है। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी, जब जेब में पैसे ही नहीं हैं तो अपनों की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। जब कभी मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे तब सबको भर पेट मटन करी खिलाऊंगा। तभी रास्ते में उसके मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर रिया का नाम चमक रहा होता है। विकी हड़बड़ाकर फोन रिसीव करता है। हेलो रिया, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? विक्की, जल्दी से आ जाओ, बचा लो मुझे। मेरे पापा को हमारे बारे में पता चल गया है और वो जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। मैं घर से भाग रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारे साथ ही भाग कर रहूंगी। क्या भागना? पर रिया अचानक ऐसे? ज्यादा सोचो मत विक्की, प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए अब और ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। मैं घर से निकल रही हूँ। विकी तुरंत रिया के घर की तरफ दौड़ पड़ता है और रिया को लेकर अपने घर आ जाता है। घर वाले अचानक रिया को देखकर एकदम हड़बड़ा जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या कर लाया तू विक्की? बिना बताए अचानक बहू को उठा लाया। दिमाग ठिकाने है कि नहीं तेरा? बिना परिवार की मर्जी के शादी करके ले आया? भैया माँ जो भी है, अब रिया हमारे घर की बहू है, चुपचाप से इसका गृह प्रवेश करवा लो, वरना मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। घर वाले गुस्सा होते हैं लेकिन भारी मन से रिया का गृह प्रवेश करवा लेते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब रिया के पिता गुस्से से आग बबूला होकर सीधे विकी के घर पर आ धमकते हैं। कहाँ है वो विकी? बाहर निकालो उस सुअर को। घर वाले घबरा कर बाहर आते हैं। बेशर्म लड़की, तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। इन गरीब, मनहूस और भिखमंगे लोगों के चक्कर में तूने हमारे इतने बड़े रेस्टोरेंट और कारोबार को लात मार दिया। आज से हमारा और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। रिश्ता खत्म करना है तो शौक से करिए पापा, आप अपनी इस अकड़ और दौलत पर घमंड करते रहिए। पर आज मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ कि आपसे भी बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट हम खुद अपने दम पर बनाकर दिखाएंगे। तू और ये गरीब भिखारी मिलकर रेस्टोरेंट बनाएंगे? चल हट। लिख कर ले लीजिए पापा, एक दिन धूल चाटता नजर आएगा आपका ये घमंड। रिया की चुनौती लेकर उसके पिता घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात जब पूरा परिवार खाना बनाकर सो रहा होता है तब विकी, रिया आज जाने क्यों मेरा मन बहुत कर रहा है कि घर वालों को और तुम्हें मटन करी खिलाऊं। बेचारे सब लोग कब से तरस रहे हैं, पर क्या करूं, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे विक्की, तुम दिल छोटा क्यों करते हो? मैं समझ सकती हूँ सबकी भावनाएं। लो ये पैसे रखो, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं, तुम जाओ और चुपचाप जाकर सबके लिए मटन करी लेकर आओ। सच में रिया, तुम इतनी अच्छी हो। चलो मैं अभी गया और अभी जग्गू के ठेले से मटन करी लेकर आया। विकी तुरंत वो पैसे लेकर सीधे सड़क किनारे जग्गू के ठेले की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी नजर ठीक उसके सामने लगे एक दूसरे नए ठेले पर पड़ती है, जहां वो जग्गू से बहुत कम दामों में मटन करी बेच रहा होता है। अरे भाई जरा देखना, ये नया वाला तो जग्गू से बहुत ज्यादा सस्ता बेच रहा है मटन करी। विकी रिया के दिए हुए पैसों को बचाने के चक्कर में उस नए और सस्ते ठेले वाले से मटन करी पैक करवा लेता है और सीधे घर भागता है। घर पहुंचकर जब वो रसोई में वो थैली रखता है, अरे विकी इतनी रात को ये थैली में क्या लेकर आया भाई? सच सच बता, तेरी जेब में तो चवन्नी नहीं रहती। आज ये मटन करी कहाँ से आ गई है? कहीं चोरी वोरी तो नहीं करके आया? अरे मम्मी जी, आप लोग किस पर शक कर रहे हैं? ये पैसे मैंने ही दिए थे इन्हें। मैंने सोचा कि आज घर में सब लोग मिलकर मटन करी खाएंगे। अरे वाह बहू,
चलो कम से कम आज तुम्हारी वजह से घर में ढंग का खाना तो नसीब होगा। विकी तुरंत थालियां लगाता है और मटन करी और नान परोसता है। सब लोग मिलकर बड़े चाव से उस मटन करी को खाने लगते हैं, लेकिन तभी छी छी छी, ये क्या बदबू मार रहा है। पानी जैसा गीला गीला और बिल्कुल सड़ा हुआ स्वाद है इसका। दिमाग खराब हो गया क्या विकी? ये कौन सा कचरा उठा लाया है बाजार से? ऐसा घटिया खाना तो कुत्ता भी ना खाए। सच में भैया, तरसा तरसा कर आखिर नसीब हुआ भी तो क्या ये घटिया और सड़ा हुआ मटन। इससे अच्छा तो हम भूखे ही सो जाते। पूरे घर में से कोई भी उस मटन करी को हाथ तक नहीं लगाता। सब गुस्से में उठ जाते हैं और आखिरकार उस खराब मटन करी को वैसे का वैसा ही कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। कसम से उस हरामी नए ठेले वाले ने मेरा चूना लगा दिया। मेरे इतने सारे पैसे डुबो दिए उसने। रुक, अभी उसे मजा चखाता हूँ। विकी गुस्से में सीधा उस नए ठेले वाले के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां वो नया ठेला वाला 2-3 अन्य लोगों के साथ मिलकर खतरनाक साजिश रच रहा होता है। देखा तुमने, चाल से उस जग्गू का बाजार में नाम खराब हो गया है। बस हमें ऐसे ही उसे बदनाम करना है कि वो महंगे दाम में घटिया माल बेच बेच कर लोगों को बीमार कर रहा है और सस्ते में हमें अच्छा खिला रहा है, ताकि सारे ग्राहक हमारी तरफ टूट पड़े और जग्गू का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाए। विकी छिपकर उन सब की ये गंदी साजिश अपने कानों से साफ साफ सुन लेता है। उसका खून खौल उठता है। तो ये चक्कर है, तू चोर और मक्कार निकला। मेरे सारे पैसे बर्बाद करने के बाद अब तू जग्गू भाई को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। चल मेरा पैसा वापस कर अभी के भी। चल चल हवा आने दे। एक बार बिका हुआ माल हमारी दुकान से वापस नहीं होता। तूने ही घर ले जाकर खराब कर दिया होगा। मैं एक चवन्नी वापस नहीं करने वाला। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। विकी गुस्से में खाली हाथ वापस घर लौट आता है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी और रिया दोनों मिलकर सब्जी मंडी से सब्जियां खरीदने जा रही होती हैं। रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रही होती हैं। रिया, तुम्हारे तो पापा का इतना बड़ा 7 स्टार होटल है। तुम तो उसमें रोज बड़े बड़े और लजीज पकवान खाती होगी। फिर तुम हमारे इस गरीब खाने में कैसे सरवाइव करोगी? अरे भाभी, प्यार होता है ना जहाँ पर, वहाँ रूखी सूखी रोटी भी मलाई और मटन करी जैसी ही लगती है। तभी रास्ते में उन्हें अचानक भारी शोर शराबा सुनाई देता है। वे दोनों आगे बढ़कर देखती हैं कि सड़क पर बुरी तरह हंगामा और झगड़ा हो रहा है। कुछ गुंडे टाइप के लोग जग्गू को पीट रहे हैं और उसका मटन करी वाला ठेला पूरी तरह तोड़ ताड़ रहे हैं। अरे रिया, जल्दी घर पर चल। यहाँ तो लोग जग्गू को बुरी तरह पीट रहे हैं और उसका ठेला तोड़ डाला है। दौड़ते भागते हुए नंदिनी और रिया घर पहुंचती हैं और घर पर मौजूद राहुल और विकी को यह बात बताती हैं। अरे राहुल, विकी, तुम्हें पता है आज रास्ते में क्या हुआ? वो जो जग्गू मटन करी वाला था ना, उसके ठेले को कुछ लोगों ने बुरी तरह तोड़ ताड़ दिया है और उसे मार भी रहे थे। अरे सच कह रही हो भाभी? हाँ, मुझे याद आया। कुछ दिन पहले जब मैं उस सस्ते ठेले वाले के पास गया था तो मैंने उन लोगों को आपस में ऐसी ही किसी गंदी साजिश के बारे में बात करते सुना था। ये सब उसी नए वाले की चाल है। वही जग्गू को बदनाम करने के लिए ये सब साजिश रच रहा है। क्या साजिश है ये सब? पर उस जग्गू को तो हम सब अच्छे से जानते हैं। वो इंसान बहुत नेक है और उसका खाना भी सच में बहुत टेस्टी होता है। भले ही वो थोड़ा महंगा बेचता है, पर उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अगर ये उस नए वाले फ्रॉड की साजिश है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें इस बात का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब मिलकर एक पक्का प्लान बनाते हैं और उस नए वाले धोखेबाज वेंडर का पर्दाफाश करके रहेंगे। प्लान के मुताबिक राहुल और विकी सबसे पहले जग्गू के पास जाते हैं। अरे जग्गू भाई, तू सीधा साधा इंसान है, इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा। वो जो नया ठेला वाला है ना, वो तुझे और तेरे बिजनेस को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश रच रहा है। अरे हटाओ यार, मुझे मत सिखाओ। वो सस्ता बेच रहा है इसलिए ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। इसमें कौन सी साजिश? अरे भाई जग्गू, जरा अपनी आंखें खोल कर देख। जरा गौर से उस नए ठेले वाले को और उसके आसपास खड़े उन आदमियों को देख जो कल तक तेरी दुकान के बाहर खड़े होकर इल्जाम लगा रहे थे। आज वही लोग उसकी दुकान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राहुल और विकी जग्गू को खींचकर पास ही के एक परचून की दुकान के पास ले जाते हैं और इशारा करके दिखाते हैं। अरे ये तो वही लोग हैं जो कल मेरे ठेले को तोड़ने आए थे और मुझे पीट रहे थे। बस अब और सुमित क्या चाहिए भाई? चल अब इन मक्कारों को सबक सिखाते हैं। राहुल और विकी फुर्ती से आगे बढ़कर उन 2-3 आदमियों को दबोच लेते हैं और घसीटते हुए जग्गू के सामने ले आते हैं। चल अब सच सच बता दे, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। किसने पैसे दिए थे तुझे जग्गू भाई के ठेले पर हमला करने और उसकी दुकान बर्बाद करने के लिए? भाई साहब छोड़ दो, गलती हो गई। हमें उस नए ठेले वाले ने पैसे दिए थे। उसी ने साजिश रची थी कि जग्गू का नाम खराब करो और इसका ठेला तुड़वाओ ताकि सारे ग्राहक उसकी दुकान पर चले जाएं। ये सब सुनते ही जग्गू की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे भाई राहुल और विकी, मुझे माफ कर दो। मैं ही बेवकूफ था जो उस धोखेबाज की चाल समझ नहीं पाया। अब इन बदमाशों को थाने ले चलना पड़ेगा।
उधर नंदिनी और रिया तुरंत उस नए ठेले वाले के ठेले पर जाती हैं और पैसे देकर एक प्लेट मटन करी खरीद लेती हैं। रिया चल, अब हमें सीधे थाने चलना चाहिए। इस सड़े हुए और जहरीले खाने की शिकायत पुलिस से करनी होगी। दोनों बहुएं तुरंत थाने पहुंचती हैं और स्थानीय दरोगा जी को पूरी बात बताती हैं। साहब, जरा इस मटन करी को देखिए और जांच करवाइए। इस नए ठेले वाले ने सड़ा हुआ और घटिया माल बेचकर पूरे इलाके में जहर फैला रखा है। इसे खाकर ना जाने कितने ही लोग बीमार पड़ चुके हैं, और अगर यही हाल रहा तो और भी जाने जा सकती हैं। पुलिस फौरन हरकत में आती है। वे 2-4 अन्य पीड़ित लोगों की भी गवाही के लिए इकट्ठा कर लेते हैं जो उस नकली मटन को खाकर बीमार पड़े थे। पुलिस तुरंत उस नए धोखेबाज ठेले वाले को और उसके पूरे गिरोह के साथ घर दबोचती है और थाने उठा ले जाती हैं। कानूनी जांच और गवाहों के बयान से उस मक्कार ठेले वाले की सारी पोल खुल जाती है और जग्गू पूरी तरह बेगुनाह साबित हो जाता है। अरे राहुल, विकी और दोनों बहुओं, आज तुम्हारी वजह से मेरा धंधा और मेरी इज्जत दोनों बच गई। इस खुशी में आज मेरी तरफ से पूरे परिवार को मटन करी और नान की दावत दी जाएगी, वो भी एकदम पेट भरकर। जग्गू अपने हाथों से बना मटन करी नान उनके घर भेजता है। तभी अरे जल्दी करो सब लोग, जल्दी से प्लेटें निकालो, देखो कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। राहुल, विकी और दोनों बहुएं मिलकर फुर्ती से थालियां सजाते हैं। घर के सभी सदस्य एक साथ एक ही जगह गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही सब लोग उस गर्मा गर्म मटन करी का पहला कौर मुंह में डालते हैं, आहा, क्या स्वाद है, मुंह में जाते ही घुल गया। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। वाह, आज इस मटन करी को खाकर ऐसा आनंद आ रहा है जो बयान से बाहर है। आज पूरे घर वाले पेट भरकर मटन करी खा रहे हैं और दिल सचमुच झूम उठा है। सच कह रहे हो पापा, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और इस सुहाने मौसम में हमारे इस गरीब परिवार को इतनी लजीज मटन करी नसीब हो गई। भाई, ये तो सच में हमारी किस्मत ही पलट गई। हाँ, आज देखो बारिश के इस मौसम में पूरा परिवार मिलकर मटन करी का आनंद ले रहा है। वाह जग्गू भाई, मान गए, आज असली मटन करी का स्वाद आ गया। सब लोग बड़े मजे से पेट भरकर मटन करी खाते हैं। तभी बातचीत के दौरान जग्गू रिया की तारीफ करता है। अरे राहुल और विक्की भाई, तुम्हारी इस नई बहू ने जो दिमाग लगाया और मेरी मदद की, उसी की वजह से आज सच की जीत हुई है। सच में बड़ी समझदार बहू है तुम्हारी। अरे जग्गू भाई, क्यों ना हो, आखिर रिया के पापा का खुद शहर का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। खानदानी रईसजादी है ये। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सही और गलत की पहचान थी। वैसे जग्गू भाई, अगर आप अपने इस मटन के बिजनेस को और भी ज्यादा शानदार बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ खास चीजें और शामिल कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ चुनिंदा खड़े मसाले, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, जायफल, दालचीनी, सभी को भूनकर। अरे वाह रिया बेटी, अगर तुम ऐसी लाजवाब रेसिपी हमें दे दोगी तो मेरा ठेला क्या, आगे चलकर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन जाएगा। एक बात बताओ, क्या तुम लोग मिलकर मेरे साथ काम करना चाहोगे? ना ना जग्गू भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी घर की बहू किसी के ठेले या दुकान पर जाकर काम नहीं करेगी। बिल्कुल सही कहा ओजस्विनी ने, हमारी बहू दुकान पर मजदूरी करने नहीं जाएगी। जग्गू मुस्कुराकर चुप हो जाता है और सब लोग दावत खत्म करके अपने घर लौट आते हैं। लेकिन अगले ही दिन घर के हालात फिर से बद से बदतर होने लगते हैं। बारिश ने सब खराब कर दिया है। घर में कमाई के सारे सोर्सेज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। विकी की ट्यूशन छूट गई है, मेरे मालिक की फैक्ट्री बंद हो गई और नंदिनी को भी काम से निकाल दिया गया है। अब क्या होगा? मेरा शरीर भी अब जवाब दे रहा है। दवाइयों के पैसे तक नहीं बचे हैं जेब में, ऊपर से बीमारी ने और घेर लिया है। ऊपर से घर के किराए का आखिरी नोटिस भी आ चुका है। अगर समय पर किराया नहीं दिया तो घर का किराया, बिजली का बिल और जरूरतें, समझ में नहीं आ रहा सिर कहाँ फोड़े। घर के इन बुरे हालातों और चारों तरफ से घिर चुकी तंगी को देखते हुए राहुल अपने माता पिता के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें समझाने बैठता है। पापा माँ, आप लोग हालात देख रहे हैं, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। अगर जग्गू भाई हमें अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? आखिर खाना ही तो बनाना है। ये जो बहुएं हैं घर में भी तो बनाती हैं। अब मना मत कीजिए वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। राहुल की बात सुनकर ओजस्विनी जी और ससुर जी भारी मन से आखिरकार मान जाते हैं। अगले ही दिन नंदिनी और रिया जग्गू के पास पहुंचती हैं। जग्गू भाई, कल आपने जो प्रस्ताव रखा था, हम सब ने सोच विचार कर लिया है। हम आपके साथ काम करने को तैयार है। हाँ जग्गू भाई, और सिर्फ मटन करी ही नहीं, बल्कि अब से हम उस ठेले पर जायके का पूरा नक्शा बदल देंगे। मटन करी के साथ साथ गर्मा गर्म बासमती चावल, लजीज फिश फ्राई और कई तरीके की नॉन वेज वेराइटीज भी रखना शुरू कर देंगे। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी कमाल की रेसिपी और हुनर का जादू चलाना शुरू कर देती हैं। वो ऐसे ऐसे बेहतरीन मसाले और खड़े मसालों का तड़का लगाती हैं कि दूर दूर तक उस खाने की खुशबू फैल जाती है। कुछ ही दिनों में जग्गू का वो छोटा सा ठेला शहर का सबसे पसंदीदा फूड स्पॉट बन जाता है और देखते ही देखते ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ने लगती है। एक दिन वो सबके सामने प्रस्ताव रखता है।
राहुल, विकी और दोनों बहुओं, तुम्हारी मेहनत और इन शानदार रेसिपीज की वजह से आज मेरा छोटा सा ठेला एक शानदार दुकान और ढाबे में बदल चुका है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग सिर्फ मेरे यहाँ कर्मचारी नहीं, बल्कि इस बिजनेस में बराबर के आधे आधे के पार्टनर बन जाओ। सबकी सहमति से रिया और नंदिनी जग्गू के साथ हाफ पार्टनरशिप की डील पक्की कर लेती हैं। एक तरफ जग्गू का ढाबा तरक्की कर रहा था, वहीं उधर शहर के सबसे बड़े 7 स्टार होटल के मालिक यानी रिया के पिता का बिजनेस अचानक भारी मंदी की चपेट में आ जाता है। उनके होटल के सारे कस्टमर टूटने लगते हैं। एक दिन जब वे बाजार से गुजर रहे होते हैं तो लोगों को आपस में बातें करते हुए सुनते हैं, भाई उस 7 स्टार होटल का खाना फीका पड़ गया है। जो असली स्वाद और भीड़ आजकल जग्गू दा ढाबा में मिलती है, वैसी बात पूरे शहर में कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वहाँ की मटन करी और फिश फ्राई का तो जवाब ही नहीं है। आजकल शहर के सारे रईस कस्टमर वहीं खींचे चले जा रहे हैं। ये सुनकर रिया के पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। क्या, कौन है ये जग्गू और किसका है ये ढाबा जो मेरे बिजनेस को बर्बाद करने पर तुला है? आज चलकर देखता हूँ कौन है वो। गुस्से से रिया के पिता सीधे जग्गू दा ढाबा पहुंचते हैं। भीड़ देखकर वे हैरान रह जाते हैं। जग्गू खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है और उन्हें अपने ढाबे की सबसे खास स्पेशल मटन करी और चावल की प्लेट परोसता है। लीजिए साहब, खाइए और बताइए स्वाद कैसा है। रिया के पिता जैसे ही पहला कौर मुंह में डालते हैं, उनका गुस्सा हैरानी में बदल जाता है। अरे वाह, गजब का स्वाद है। ऐसा लजीज जायका मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। सच सच बताओ, इसे बनाया किसने है? इसे हमारे ढाबे की मुख्य पार्टनर और मास्टर शेफ ने बनाया है। तभी काउंटर के पीछे से एप्रन उतारे हुए नंदिनी के साथ रिया सामने आती है। रिया के पिता अपनी बेटी को वहाँ शेफ और पार्टनर के रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। रिया, तुम यहाँ इस ढाबे पर काम कर रही हो? हाँ पापा, मैं ही हूँ। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि शायद मैं आपसे बड़ा 7 स्टार होटल ना खड़ी कर पाऊँ, पर आपके उस होटल से 1000 गुना ज्यादा भीड़ भाड़ और रौनक वाला ढाबा जरूर खड़ा करके दिखाऊंगी। आज देख लीजिए, आपके 7 स्टार होटल के सारे कस्टमर चलकर हमारे इस ढाबे पर मटन करी खाने आ रहे हैं। रिया के पिता अपनी बेटी की कामयाबी को देखकर अंदर तक हिल जाते हैं। उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वे अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपने पैसे और रुतबे के घमंड में अंधा हो गया था। तूने आज साबित कर दिया कि असली मेहनत और हुनर क्या होता है। मैं अपना सारा कारोबार और 7 स्टार होटल तेरे नाम करने को तैयार हूँ। तू चाहे तो वापस घर चल सकती है। नहीं पापा, मुझे आपके उस घमंड और होटल की कोई भीख नहीं चाहिए। मैंने और मेरे परिवार ने अपनी मेहनत से जो ये मुकाम हासिल किया है, मैं इसी जग्गू दा ढाबा के साथ जुड़ी रहूंगी और यहीं अपनी जिंदगी बनाऊंगी। आप चाहें तो हमारे साथ बैठकर इस सफलता की खुशी में हमारे साथ खाना खा सकते हैं। रिया के पिता नम आंखों से अपनी बेटी की जीत को स्वीकार कर लेते हैं। एक बार मौसम फिर से बदलता है और बाहर मूसलाधार बारिश होती है और नंदिनी और रिया परिवार के साथ मटन करी और नान का लुत्फ उठा रहे होते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वाकई में मेहनत और सब्र का फल इतना ही मीठा होता है जितना मेरे परिवार को मिला? कमेंट में बताइएगा।